दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि डेरी के पुलिस वाले बहुत परेशान थे क्योंकि थिएटर में से उन बच्चों के सिर्फ खून मिले थे, वो खुद गायब थे। इसलिए उनके पेरेंट्स पुलिस वाले पर प्रेशर डाल रहे थे कि उन्हें उनके बच्चे चाहिए। इसलिए पुलिस वाले रोनी के घर पर नजर रख रहे थे क्योंकि उन्हें रोनी के फादर पर शक था। इनके पास रोनी के बाप के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। लिली और रोनी ने भी पुलिस को स्टेटमेंट दिया था कि हादसे के वक्त रोनी का बाप वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस वाला को तो किसी पर इल्जाम लगाना था। खैर इस बात से रोनी का बाप ज्यादा फिक्रमंद नहीं था क्योंकि वो बेकसूर था। रोनी के फादर और दादी का इस बात पर थोड़ा बहस भी होता है। तब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो आपस से रोनी को स्कूल भेज देंगे ताकि इन मामलों से रोनी दूर रहे। दूसरी तरफ हम कैप्टन लेरोय को देखते हैं जिसके पास उसकी फैमिली आ गई थी, इसमें से इसकी बीवी और इसका एक बेटा था। लेरोय की फैमिली को अगर काफी पसंद आता है, लेकिन इनके पड़ोस में मौजूद लोगों को लेरोय की फैमिली पसंद नहीं थी क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग रेसिस्ट थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन लेरोय को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो रात को पूरी तरह तैयारी करके अपनी बीवी के साथ शुरू कर देता है। दूसरी तरफ स्कूल में सारे स्टूडेंट्स लिली को अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि थिएटर हादसे के वक्त वो भी वहाँ मौजूद थी। लिली के पास इसकी इकलौती दोस्त मार जाती है और इसे चिल करने बोलती है, लेकिन लिली अब भी थिएटर वाले हादसे के सदमे में थी। लिली के क्लास में लेरोय का बेटा भी आता है जिसका नाम विल था और उसे देखकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं क्योंकि वो सब भी रेसिस्ट थे। अजीब बहन का एक बच्चा उसे बुली भी करता है जिसके जवाब में विल कुछ नहीं कहता। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। दूसरी तरफ लेरोय को कर्नल बताता है कि इस पर हमला करने वालों में से एक वही आदमी था जो रेसिस्ट था क्योंकि उसके रूम में से उन्हें वो हथियार मिला था जिससे लेरोय पर हमला हुआ था। बाकी दोनों का अभी तक कोई पता नहीं, लेकिन वो उस आदमी के मुंह से निकलवा लेंगे। कैसे? लेकिन लेरोय को दिल ही दिल में उस बात पर यकीन नहीं था क्योंकि वैसा हमला इस पर कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है और ये काम उस रेसिस्ट का नहीं हो सकता क्योंकि वो एक नंबर का नाड़ी था। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता है, करता हूँ मैं। लेरोय की बीवी राशन लेने मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में वो देखती है कि कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को पीट रहे थे और कोई भी जाकर उन्हें रोक नहीं रहा था। इसलिए लेरोय की बीवी जाकर उन्हें रोकती है तो वो सब लेरोय की बीवी को ही गोरने लगते हैं। कितने बदतमीज बच्चे हैं ये। खैर वो पिटने वाला बच्चा भाग जाता है तो बाकी बच्चे भी उसके पीछे भाग जाते हैं। इस बात को वो लेरोय को भी बोलती है, लेकिन लेरोय इसे उन चीजों से दूर रहने को कहता है क्योंकि उस रात की पिटाई के बाद इसके होश ठिकाने आ गए थे। दूसरी तरफ रोनी रात को सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर से इसके डैड और दादी के बहस करने की आवाजें आ रही थी। इन सारे शोर से बचने के लिए वो सारा चादर ओढ़ कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो तो चादर के अंदर फंस गई है। वो चादर को खींचने लगती है, लेकिन चादर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब चादर खत्म होती ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी चिपचिपी पानी में फंस गई है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन किसी तरह रोनी उस चिपचिपी चीज से बाहर निकल आती है। वो चीज दरअसल एक डीमन का पेट था और वो डीमन रोनी की माँ की शक्ल की थी जो अब जिंदा नहीं थी। वो डीमन जो कि रोनी की माँ के रूप में थी, वो कहती है कि तुमने पैदा होकर मुझे मार दिया और अब तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप जेल में जाएगा। लिटरली वो डीमन उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार रोनी को ठहरा कर उसे गिल्ट में डालना चाहता था। रोनी उस रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन एम्बिकल कोड के जरिए रोनी से जुड़ी हुई थी तो वो एम्बिकल कोड के जरिए रोनी को अपनी तरफ खींचने लगता है और उसके पेट में एक बहुत बड़ा मुंह रोनी को खाने के लिए बेचैन था। तो रोनी किसी तरह अपने दांत से ही एम्बिकल कोड को काट देती है जिससे यह उस डीमन के पेट में जाने से बच जाती है। लेकिन तभी वो डीमन उठकर इसे कच्चा खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ रोनी के फादर और दादी आते हैं जिससे वो डीमन गायब हो जाता है और रोनी की बॉडी पर लगा सारा ब्लड भी गायब हो जाता है। खाओ माँ कसम। ये बात वो अगले दिन जाकर लिली को बताती है और लिली से कहती है कि वो उस रात वाली बात को पुलिस को बता दे कि उन तीनों बच्चों को डीमन बेबी ने मारा था। लेकिन लिली जानती थी कि पुलिस वाले इनकी बात की यकीन नहीं करेंगे, तो रोनी लिली से लड़ने लगती है कि वो जाकर पुलिस को सच सच बताए वरना पुलिस वाले इसके डेड को जिम्मेदार ठहरा कर पकड़ लेंगे। अब पुलिस का एक हेड आकर लिली से पूछताछ करता है कि हादसे वाली रात को रोनी का बाप थिएटर में मौजूद था या नहीं, तो वो कहती है कि नहीं। तो इस बार पुलिस वाला सवाल को और घुमा कर पूछने लगता है कि इसने तो रोनी के बाप को नहीं देखा था, लेकिन क्या वो श्योर है कि रोनी का बाप वहाँ मौजूद नहीं था। तो इस सवाल से लिली खामोश हो जाती है क्योंकि इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था और इतना पुलिस के लिए काफी था रोनी के डैड को अरेस्ट करने के लिए। वाह क्या गांडू है। तो वो जाकर रोनी के बाप को अरेस्ट कर लेते हैं। रोनी को मालूम था कि लिली ने ही पुलिस वालों को बताया है, इसलिए वो जाकर लिली के घर उसे बुरा भला कहने लगती है और लिली भी शर्मिंदा थी क्योंकि उसकी वजह से रोनी के बाप को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ लेरोय जेल में उस रेसिस्ट से मिलने जाता है क्योंकि इसे मालूम था कि उस पर वो हमला इसने नहीं किया था। तो लेरोय उसके सामने एक गन रखता है
और फिर उस रेसिस्ट की माँ बहन को गाली देने लगता है। तेरी बहन का हैल मारूं। तो गुस्से में आकर वो रेसिस्ट उस गन को उठाकर लोड करने लगता है, लेकिन वो पूरा अनाड़ी था क्योंकि वो इस गन को लोड नहीं कर पाता। गजब बेइज्जती है। जबकि हमले वाली रात इस पर हमला करने वाला एकदम प्रो प्लेयर था। इससे साबित हो जाता है कि रेसिस्ट ने उस रात लेरॉय पर हमला नहीं किया था। यह बात लेरॉय जाकर कर्नल को बताता है तो कर्नल कहता है कि वो जानता है कि वो रेसिस्ट बेकसूर है, क्योंकि उस रात उन तीनों आदमियों को कर्नल ने भेजा था ताकि वो लेरॉय को आजमा ले कि वो कुत्ते की तरह फिरने के बाद भी इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं। ये सुनकर लेरॉय का दिल कर रहा था कि वो सरिया निकाल कर कर्नल की मार मार कर सुझा दे। दूसरी तरफ लिली एक स्टोर जाती है राशन का कुछ सामान लेने। स्टोर में कुछ लोग इसे बड़े अजीब तरह से देख रहे थे और इसे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और अब वहाँ मौजूद सारे लोग इसे बड़े अजीब से घूर रहे थे और इसे कह रहे थे कि तुमने ही अपने बाप को मरवाया है और अपने दोस्तों को भी मरवाया है। ये सुनकर लिली घबरा कर वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता तो पूरा गुम हो गया था। तभी कुछ डब्बों पर इसे अपने दोस्तों की पिक्चर्स दिखाई देती है, यानी केट के और फिल के और टेडी के। तभी वो पिक्चर्स मॉन्स्टर्स में बदल रहे थे, जिसे देखकर तो मेरी भी फट रही थी। लिली भाग कर दूसरी साइड जाती है तो वहाँ अचार का पूरा स्टॉक रखा हुआ था और सारे साइड बंद हो गए थे और अब वहाँ से निकलना नामुमकिन था। तभी वहाँ एक अचार का जार इसके डेर के फेस का बन जाता है तो लिली उस जार को तोड़ देती है। तभी वहाँ बहुत सारे जार गिर कर टूटने लगते हैं। एक टुकड़ा इसके गले के गिर्द आकर इसे शौक में डेरी करने लगता है और वो मॉन्स्टर इसके करीब आकर इसे करने वाला था कि तभी ये होश में आ जाती है। इसने एक अचार का जार तोड़ दिया था। दूसरी तरफ कर्नल लेरॉय को एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं जहाँ वो किसी तरह का वेपन बना रहे थे। ये ऐसा वेपन था जो डर को जनरेट कर सकता था, लिटरली इंसानों के दिल में डर पैदा कर सकता था। क्या? और ये हथियार डेयरी में ही मौजूद था और जमीन के नीचे दफन था, जिसे ढूंढने में लेरॉय को इनकी मदद करना होगा। तभी एक और ऑफिसर आकर इन्हें कहता है कि इन्हें कुछ मिला है, तो ये सब उसे चेक करने के लिए जाते हैं। वो एक गाड़ी थी जिसके अंदर बहुत सारे इंसानों के कंकाल थे। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।